आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या क्रम विकास का सिद्धांत। जितने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक अथवा विकास क्रम का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए गार्नर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न केवल शक्ति और बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या अनुबंध से उत्पन्न हुई व्यवस्था और न ही परिवार का विस्तार मात्र है। पीछे हमने जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत पढ़े थे उनमें देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, तो उनके संबंध में ये गार्नर कहता है कि राज्य न तो ईश्वरीय रचना है और न केवल शक्ति और बल का परिणाम है और न ही यह किसी प्रस्ताव या अनुबंध से उत्पन्न हुई व्यवस्था है और न ही है कोई परिवार का विस्तार मात्र है। गार्नर के अनुसार राज्य का जन्म और विकास मानव की आवश्यकताओं से हुआ है। बहुत सटीक बात की है गार्नर ने कि राज्य का जन्म है वो मानव समाज की आवश्यकताओं से हुआ है। यह एक सामाजिक संस्था है जो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हुई है और इसका विकास समाज के विकास के साथ साथ कर्मिक रूप से भी होता गया। गार्नर के अलावा बर्गेस जो विचारक है वो भी यह कहते हैं कि जैसे जैसे मानव समाज जटिल और संगठित होता गया, राज्य की संस्था भी अधिक परिष्कृत और संगठित रूप में विकसित होती गई। यह सिद्धांत मुख्यतः ऐतिहासिक स्रोतों, पुरातत्वविदों द्वारा किए गए उत्खननों और अध्ययन, समाजशास्त्रियों द्वारा, मानव शास्त्रियों द्वारा आदिम समाजों के राजनीतिक संगठन के अध्ययन आदि पर आधारित है। इन स्रोतों से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि राज्य किसी घटना या कारण से अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से धीरे धीरे ये विकसित हुआ है। तो राज्य का जन्म कोई अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे कई कारकों के कारण हुआ है, जिनमें से सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विकास में कई कारकों का योगदान रहा है। तो राज्य का जो कर्मिक सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो विकास हुआ, राज्य जो अस्तित्व में आया है, उसके पीछे कई कारकों का योगदान है, जिनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारक है परिवार। परिवार मानव समाज के प्रथम संगठनात्मक इकाई परिवार ही था। व्यक्ति अपने सुरक्षा, आजीविका और अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए परिवार पर निर्भर था। परिवार का विस्तार कुल और कबीले थे। सबसे पहले परिवार, फिर परिवार से कुल बने, कुल से फिर एक कबीला बना। कबीलाई समाज में समाज पूर्व या रक्त संबंध सामाजिक एकता और संगठन का आधार था। यही संगठन आगे चल करके राज्य की प्राथमिक इकाई बना। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी इस बात को रेखांकित करता है। प्रारंभिक राजनीतिक संगठन परिवार और कुल के रूप में विकसित हुए थे। तो राज्य का जो कर्मिक या विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत परिवार है वो सबसे अहम कारक माना गया है। परिवार, सबसे पहले परिवार से फिर कुल बना, कुल से फिर कबीले बने और आगे चल करके फिर राज्य अस्तित्व में आया। दूसरा है धर्म। जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, विभिन्न जातियों और समूहों को एकजुट रखने की चुनौती उत्पन्न हुई। इस चुनौती का समाधान था संगठित धर्म का विकास। संगठित धर्म ने न केवल नैतिकता और आचार संहिता प्रदान करने हेतु करता है, परंतु विविध समूहों को एक साझा पहचान और विचारधारा के माध्यम से जोड़ता भी है। राज्य को एकीकृत रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है संपत्ति और उसके संरक्षण की आवश्यकता। समाज के विकास के साथ साथ निजी संपत्ति की अवधारणा मजबूत हुई। भूमि, पशु, कृषि उत्पादन और अन्य संसाधनों के स्वामित्व ने संपत्ति के संरक्षण की आवश्यकता को जन्म दिया। संपत्ति के संरक्षण और विवादों के समाधान के लिए एक संगठित शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। अब लोगों के पास जैसे जैसे समाज का दायरा बढ़ता गया, लोगों के पास में संपत्ति भी आने लगी, जैसे भूमि है, पशु है, कृषि उत्पादन। अब इस संपत्ति की सुरक्षा कैसे हो, तो इस सुरक्षा के लिए
समाज के लोगों ने यह आवश्यकता महसूस की कि एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे हमें ये जो संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा कर सकें। तो ये जो शक्ति है वो कौन हो सकता है? वो संपत्ति राज्य ही हो सकता है। राज्य ने इस भूमिका को निभाया और संपत्ति का अधिकार रक्षा करने वाली संस्था के रूप में विकसित हुआ। राज्य के संरक्षण में व्यक्ति अपनी संपत्ति का शांतिपूर्वक उपभोग कर सकता था और व्यवसाय और अन्य उद्यम भी कर सकता था। चौथा कारक है शक्ति और बल। शक्ति और बल भी राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक रहे। प्रारंभिक समाजों में युद्ध और संघर्ष सामान्य बात थी। राज्य के उद्भव में किस प्रकार शक्ति और बल की भूमिका रही है, ये हम राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत में पहले ही अध्ययन भी कर चुके हैं। युद्ध और संघर्ष में विजयी समूह ने इतिहास में कई बार है वो प्रारंभिक राज्यों की नींव भी रखी है, मतलब राज्य निर्माण का उन्होंने काम भी किया था। पांचवा कारक है राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति का अंतिम और निर्णायक तत्व राजनीतिक चेतना का विकास था। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल और संगठित होता गया, लोगों में एक अस्थायी और संगठित सत्ता के प्रति स्वीकृति और समझ विकसित हुई। यह राजनीतिक चेतना ही थी जिसने राज्य को समाज में एक पृथक, अस्थायी और वैध संस्था के रूप में स्थापित किया था। अतः इतिहास में राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। पहले छोटे परिवार और कुल आधारित संगठन बने, फिर कबीले और जनजातियों का गठन हुआ। इन कबीलों में मुखियाओं या सरदारों के नेतृत्व में एक प्रारंभिक राजनीतिक चेतना की संरचना दिखने लगी। इसके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ी, कृषि का विकास हुआ, अस्थायी बस्तियां बनी, वैसे वैसे राजनीतिक संगठन अधिक परिष्कृत और केंद्रीकृत होते गए। नगर राज्य, साम्राज्य और आधुनिक राष्ट्र राज्य इसी क्रमिक विकास की प्रमुख कड़ियां हैं। तो ये था राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है राज्य का क्रमिक विकास या राज्य के विकास का सिद्धांत। तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह सिद्ध करता है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे किसी एक कारक नहीं है, न कोई मातृसत्तात्मक एक कारक हो सकता है, न शक्ति सिद्धांत हो सकता है, और न संविधान सिद्धांत हो सकता है, और न दैवीय सिद्धांत हो सकता है, बल्कि राज्य का जो विकास है उसके पीछे कई कारक रहे हैं। ये 5 प्रमुख कारक हैं जिसके फलस्वरूप राज्य का विकास हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज के टॉपिक में पढ़ाया गया जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।